तो बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर ने तो खैर बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है, लेकिन फिल्म से भी ज्यादा चर्चा हो रही है उसके विलन की, है ना। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका खौफ मतलब आंखों से ही दिख जाता है और उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। फिल्म में ये जो लाइन है ना, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, बस यही एक लाइन काफी है उसके आतंक को समझने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जिस असली इंसान पर यह कैरेक्टर बना है उसकी कहानी यकीन मानिए फिल्मी पर्दे से कहीं ज्यादा उलझी हुई और सच कहूं तो डरावनी भी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। फिल्म की कहानी से बाहर निकलते हैं और उस असली दुनिया में झांकते हैं। उस आदमी की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। अब कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े विवाद से। देखिए, भारत में तो धुरंधर सुपर डुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन बॉर्डर के उस पार मतलब पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान में मामला क्या है कि लोगों की राय एकदम बटी हुई है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, आर्टिस्टिक है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खासकर बलोच कम्युनिटी के लोग, उनका कहना है कि ये फिल्म हमारी संस्कृति को गलत तरीके से पेश कर रही है। और एक और बहुत जरूरी बात जो वहां उठ रही है कि ये जो ल्यारी का गैंग वॉर था वो असल में कराची की लोकल पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी लड़ाई थी। इसका भारत से क्या लेना देना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रहमान डकैत था कौन जिसकी कहानी पर इतना बवाल मचा हुआ है। चलिए इसका जवाब जानने के लिए हमें सीधे चलना होगा कराची के एक बहुत ही बदनाम इलाके में जहां ये सब शुरू हुआ। तो हम बात कर रहे हैं सरदार अब्दुल रहमान बलूच की, जिसे सब रहमान डकैत के नाम से जानते थे। उसका जन्म हुआ था कराची के ल्यारी में। अब ल्यारी आप समझिए वो इलाका था जो गरीबी, जुर्म और गैंग वॉर का गढ़ माना जाता था। कहते हैं ना कि जुर्म उसे विरासत में मिला। उसके पिता, उसके चाचा सब पहले से ही ड्रग स्मगलिंग के धंधे में थे। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ये दिखाती है कि वो कितनी तेजी से जुर्म की दुनिया में नीचे गिरता गया। सोचकर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में पहला वायलेंट क्राइम, एक आदमी को चाकू मार दिया। फिर कुछ ही साल बाद उस पर इल्जाम लगा अपनी ही मां की हत्या का, और बस 2001 तक पहुंचते पहुंचते वो ल्यारी के सबसे बड़े और खतरनाक गैंग का लीडर बन बैठा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रहमान डकैत की ताकत सिर्फ गलियों और मोहल्लों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द उसके कनेक्शंस पाकिस्तान की टॉप लेवल पॉलिटिक्स तक पहुंच गए। और यकीन मानिए ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प और उतना ही खतरनाक हिस्सा है। पहले जरा उसके क्रिमिनल एम्पायर को समझिए। क्या नहीं था उसमें? रंगदारी वसूलना, किडनैपिंग, ड्रग्स का धंधा, हथियारों की स्मगलिंग, जमीनों पर कब्जा, मतलब उसने जुर्म का एक पूरा नेटवर्क बना लिया था। यहां तक कि उस पर यह भी इल्जाम लगे कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठनों को हथियार सप्लाई करता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा क्रिमिनल जिसके ऊपर इतने सीरियस इल्जाम हैं, वो आदमी पॉलिटिक्स के इतने करीब, इतने अंदर तक कैसे पहुंच गया? ये कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है ल्यारी की पॉलिटिक्स में। देखिए, ल्यारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब PPP का गढ़ रहा है, और इस गढ़ में रहमान पार्टी के लिए एक वोट बैंक प्रोटेक्टर की तरह था। मतलब अपने दबदबे और खौफ का इस्तेमाल करके वो पार्टी के लिए वोट पक्के करवाता था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। रहमान की तस्वीरें PPP के टॉप लीडर्स के साथ हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, चश्मदीद ये दावा करते हैं कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर बम से हमला हुआ था तो वो रहमान डकैत ही था जिसने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से सेफ निकाला था। और यहीं से रहमान की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। सोचिए, एक ही इंसान, एक तरफ वो एक बेरहम कातिल है और दूसरी तरफ अपने ही इलाके के लोगों के लिए वो एक मसीहा है। उसके जैसे दो चेहरे थे। एक चेहरा दुनिया के लिए, एक गैंगस्टर, एक मर्डरर, एक ड्रग लॉर्ड, और दूसरा चेहरा था ल्यारी के लिए, जहां उसकी इमेज बिल्कुल उल्टी थी। वहां वो स्कूल बनवा रहा था, लोगों को नौकरियां दे रहा था, यहां तक कि अपनी एक पैरेलल कोर्ट चलाता था जहां वो लोगों के आपसी झगड़े निपटाता था। फिर साल 2008 में उसने अपनी इमेज को पूरी तरह से बदलने की एक बहुत सोची समझी कोशिश की। उसने अपने नाम से डकैत शब्द हटवा दिया और खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलोच की तरह पेश करने लगा।
और तो और उसने पीपल्स अमन कमेटी यानी PAC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मकसद लियारी में शांति कायम करना। उसके एक साथी मौलाना सरबाजी का ये जो बयान है, ये दिखाता है कि वो किस तरह की इमेज बना रहा था। वो खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पे दिखा रहा था जो शांति चाहता है, जो उस हिंसा को ख़त्म करना चाहता है जिसे आयरॉनिकली उसने खुद सालों तक पाला पोसा था। लेकिन कहानी का अंत अब करीब आ रहा था। रहमान की जो बढ़ती हुई ताकत थी, उसका जो बढ़ता हुआ पॉलिटिकल कद था, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। और उसका अंत भी उतना ही हिंसक और उतना ही विवादों से भरा हुआ। एक आंकड़ा देखिए, जिस वक्त उसकी मौत हुई, रहमान डकैत पर 80 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे थे। तो 9 अगस्त 2009 कराची पुलिस ने ऐलान किया कि उन्होंने रहमान डकैत को एक एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन क्या ये सच में एक एनकाउंटर था या फिर एक सोची समझी साजिश? उसकी मौत को लेकर आज भी 3 अलग-अलग थ्योरीज चलती हैं। पहली है पुलिस की कहानी कि वो एक असली मुठभेड़ में मारा गया। दूसरी कहानी है उसके परिवार और सपोर्टर्स की, जो कहते हैं कि ये एक फेक एनकाउंटर था, एक प्लान मर्डर जो उसके पॉलिटिकल आकाओं ने ही करवाया। और तीसरी कहानी वो बताती है ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो कहती है कि उसे सिर्फ 3 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी। अब ये बात एक टिपिकल शूटआउट की कहानी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती है ना। और जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है, वो ये कि जब रहमान का कद बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, जब वो खुद डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर हासिल करने की सोचने लगा, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और तब उसी के पॉलिटिकल आकाओं ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तो एक फिल्म ने रहमान डकैत की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, उसे एक तरह से अमर कर दिया। लेकिन सवाल वही है, क्या सिनेमा का पर्दा कभी किसी इंसान की असलियत को, उसकी क्रूरता को, उसकी राजनीति को और उसकी जिंदगी के उन तमाम विरोधाभासों को पूरी तरह से दिखा सकता है? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा।